ओके ओके, ध्यान सुनना है। अब हम क्या कह रहे थे कि जो दो चार्जेस हैं, तो 2 ने लगाया 1 पे फोर्स और 3 ने भी लगाया 1 पर फोर्स, तो जो नेट फोर्स होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक तरीके से वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो आएगी F13 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर। क्लैरिटी है? अभी सिर्फ वेक्टर फॉर्म में बेसिक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ। इसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा रहे। जैसे पहले हम सोचते हैं कि दो फोर्सेस हैं, ठीक है, तो फोर्स 1 क्या है, तो हम बोलेंगे F13 क्या है, कि Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? पक्का क्लैरिटी है भाई? अच्छा, डायरेक्शन अभी हम आईडी से बता रहे हैं कि भैया हमें देख लिया वो रिपेल करेगा तो लेफ्ट साइड ही जाएगा, वहां से वो रिपेल करेगा तो अलॉन्ग दैट पर्टिकुलर लेंथ ही जाएगा। इसमें कोई डाउट? पक्का क्लैरिटी है? अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का डिस्टेंस ए मान लो। अच्छा, अगर साइड ए हो गई और चार्जेस भी देखो सेम क्वांटिटी है, क्यू क्यू क्यू, तो सीधा लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई डाउट? एग्जैक्टली सेम क्या मैं F12 के लिए भी लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, दोनों फोर्स सेम हो गई। हेलो, F12 भी एग्जैक्टली सेम है, और जनरली सेम ही है, जनरली सेम आएंगे, जनरल अगर आएंगे तो। नहीं तो एक एक और एस्पेक्ट आता है, वो मैं दिखा दूंगा पिछले पेपर्स में जो आया हुआ है, लेकिन बेसिक आइडिया लग गया, ये चीज होती है। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। पक्का क्लैरिटी है भाई तीनों को? और देखते हैं। अब हमने क्या कहा कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R13 का स्क्वायर विच इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा F12 हो गया, दोनों बराबर है एक तरीके से। अब मैंने कहा यार इसको दो वेक्टर मानो, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, दोनों को हमने क्या कहा भाई, ठीक है F12 F12 K1 Q2 इन दोनों को F मान लो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या करो, F मानते ही हम क्या कह रहे हैं, एक वेक्टर F ये वाला है और दूसरा F वेक्टर ये वाला है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। अच्छा, वेक्टर का फॉर्मूला याद कराया हुआ हमने 11th में, क्या पढ़ते थे? दो वेक्टर को जब हम ऐड करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कर लो, ए भी एफ है और बी भी एफ ही है, प्लस ए बी दोनों तो 2f स्क्वायर कॉस थीटा मतलब कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू कल टेबल बना के लाएगा तू साइन साइन की, और याद होनी चाहिए cos 60 1/2। चचा तू भी बना के लाइयो, नहीं बना के ला मार लो, ऐसे काम बनेगा ही नहीं यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्लैरिटी है भाई? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कितने एफ होगा ये, 3, तो सीधा सीधा क्या आएगा, √3f स्क्वायर, और √3f स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, √3 × f। मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। डायरेक्शन पे हमने क्या पढ़ा था कि टेन थीटा या टेन अल्फा इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। याद है कुछ ऐसा लिखा था? हाँ, नहीं याद? बहुत बढ़िया, रुक जाओ, यहाँ पे डुप्लीकेट लेते हैं इसका, इसको हटाते हैं। फिर हमने क्या कहा था, पहले हमने लिया था ए वेक्टर, फिर हमने लिया था ऐसे बी वेक्टर, और हमने क्या कहा था कि ये जो बी वेक्टर है एक्चुअली ऐसे होता है जब एंगल निकालना हो, तो ये थीटा इसको पैरेलली आगे ले लिया था हमने, फिर इसको हमने इसे डॉटेड लिख दिया, और फिर हमने कहा ये बी वेक्टर है और ये क्या है, ए, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और फिर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये क्या हो जाता था, बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाता था, बी कॉस थीटा। उसके बाद हमने कहा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो ये वाला होगा, और ये अल्फा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट तो मैंने तुम्हें लिखाई दिया, अब मैं टेन अल्फा की बात कर रहा हूँ, तो टेन अल्फा किसके बराबर होगा, टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, बी साइन, और बेस क्या होता है, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में जो एंगल था दोनों वेक्टर में वो कितना है, 60 डिग्री, तो cos 60 आ जाएगा, और दोनों फोर्सेस क्या है, सेम एफ है, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, एफ साइन 60 डिवाइडेड बाय एफ प्लस एफ cos 60। क्या बात समझ में आ रही है? साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, f प्लस f/2 √3f/2
डिवाइडेड बाय 3f/2, 2 से 2, f से f, √3/3 कितना हो जाएगा 1/√3। क्लैरिटी है या नहीं? तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3। √3 को क्या लिखोगे 1030 किसके बराबर 10 अल्फा के बराबर। तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? और वैसे भी लॉजिकल सोचो, जब इक्वल फोर्स होती है भाई, यहाँ पे इधर और इधर इक्वल फोर्स थी तो क्या बीच में ही जाएगा हमेशा? या भाई एक ने इधर कॉपी खींची एक ने ऊपर कॉपी खींची तो बीच में जाएगा ना ऐसे। तो अगर सेम फोर्सेस रहती हैं तो जो भी एंगल वो बनाएंगे उसके बीच में जाना चाहिए। तो 60 था तो कितना रह गया 30। डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो यही बस ये कौन सा तरीका हो गया इस सवाल को करने का जिसमें हम मैग्नीट्यूड अलग कैलकुलेट कर रहे हैं और डायरेक्शन अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें जो हमने अल्फा 30 डिग्री कैलकुलेट किया ये किसी भी वेक्टर के रिस्पेक्ट में हो सकता था। कहने का मतलब तुम अगर बेस को इसको लेते तो उस एंगल से बीच में 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये 30 डिग्री नहीं आया। बाकी दोनों में से कहीं भी लोगे इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दोनों ही इक्वल है। जब नहीं होगा मतलब कुछ और होगा थोड़ा बड़ा होगा तब उसके बाद थोड़ा थोड़ा ध्यान से तब देखना पड़ेगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व करने का। कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। उसमें तुम्हें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, अब वो देख लो अलग से। तो मेरे पास एक फोर्स इधर आई थी अभी एफ और दूसरी किधर आई थी इधर, हाँ के ना? और दोनों के बीच में एंगल कितना था 60 डिग्री। ये भी एफ है और ये भी क्या है एफ। अब कंपोनेंट लो। कंपोनेंट कैसे लोगे? तो इस वाले के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट बनेगा हमारा नीचे की डायरेक्शन में, हाँ के ना? इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं। तो ये एफ हो गया तो ये कितना हो जाएगा एफ cos 60 और ये क्या हो जाएगा एफ sin 60। ध्यान से देखो तो यहां पर दो फोर्सेस एक साथ एक ही डायरेक्शन में आ गई तो नेट फोर्स क्या लिखोगे एफ प्लस एफ cos 60 इंटू माइनस आई कैप। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि लेफ्ट में है ना पॉजिटिव आई तो राइट में होता। ऐसी ऊपर पॉजिटिव जे और नीचे नेगेटिव जे तो क्या लिख सकता हूं माइनस टाइम्स ऑफ एफ साइन 60 इंटू जे। हेलो नहीं आया? या फिर प्लस यहां लिख लो इसको माइनस जे लिख लो जैसा तुम्हारा मन करे। बात तो घूम फिर के वही आनी। एफ cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2। 1/2 मतलब f/2, एफ प्लस f/2 3f/2 मतलब 3f/2 आई कैप माइनस का और प्लस माइनस ये भी माइनस आएगा तो माइनस का f√3/2 जे कैप। डन। नहीं आई बस समझ में? तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब वेक्टर में तुम्हें अलग अलग डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, आई और जे अपने आप बता रहे हैं। उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दैट इज एनफ, गुड इनफ। तो ये दूसरा तरीका था, मतलब आंसर दो तरीके से पूछा जा सकता था। ये एक तरीका हो गया, दूसरा हो गया। इसमें अब एफ की वैल्यू जो पीछे अभी हमने निकाली थी क्या थी, वही KQ² अपॉन R² वाली जो भी थी वो यहाँ आ जाएगी, KQ² अपॉन A²। नहीं ये बात समझ में? पक्का क्लैरिटी है? तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -3KQ² अपॉन 2A² आई कैप माइनस √3/2 KQ² अपॉन A² इंटू जे कैप। नहीं ये बात समझ में? पक्का? कोई भी डाउट? ओके हाँ भाई अब आ जाते हैं एनसीईआरटी सवालों पे। एनसीईआरटी नहीं सॉरी 2020। बता। हाँ आएगा बेटा आएगा, सब आएगा। अभी ट्राइंगल और बेसिक दो दो के लिए सीख लो फिर चौथे के लिए बताऊं। पहले ट्राइंगल वाला हाथ से करो ठीक है। और यकीन नहीं आता तो मैं दिखा देता हूँ। दिख रहा है चार? दिख रहे हैं ऊपर चार नीचे भी चार फिर चार पूरे चार के आएंगे। 4-5 सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो। मैं क्या कह रहा हूँ सारे हो जाएंगे। पहले लेकिन जो करा रहा हूँ उसको डील करो क्योंकि अभी ये दो फोर्सेस को डील करना सीख रहे हो तुम। जब दो को डील कर लोगे तब तीसरे पहुंचोगे ना। पहले दो को डील करना सीखो। क्लैरिटी है? अब आ जाओ। तो क्या लिख रहा है वो क्वेश्चन 13 देखो। 13 किसी पेपर का नहीं है, कोई बात नहीं, तुम क्या दिक्कत है। 2 point charges A and B plus Q and minus Q are placed at a certain distance apart. Force acting between them is F। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब हमारे पास 13th क्वेश्चन अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें दो चार्जेस है, एक Q है और दूसरा भी Q ही है, बस एक प्लस Q है और दूसरा
माइनस क्यू, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ डिस्टेंस है, कुछ दिया नहीं है इन्होंने, तो आर मान लेते हैं, अभी क्या दिक्कत है, कोई डाउट? अब जो फोर्स है वो एफ है, तो एफ किसके बराबर होगा, मतलब माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लैरिटी है? अब वो क्या कह रहा है, इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, 25% चार्ज ए से कहां भेज दिया, अब ए से बी पर भेज दिया, ए पे क्या था पॉजिटिव चार्ज, वो कहां चला गया, नेगेटिव पे, 25% मतलब क्यू बाय फोर, तो पहले इस पे रह कितना गया, 3 क्यू बाय फोर। अब ये 3 क्यू, यहाँ पे जो प्लस क्यू बाय फोर था वो कहाँ चला गया, उस तरफ, उस पे कितना चार्ज हो जाएगा, -3 क्यू बाय फोर। ये बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस अभी भी सेम है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर सीधा कर देंगे। अब जो पहले सिर्फ Q था, अब कितना हो गया, 3 Q बाय फोर दोनों में, तो एक तरीके से 9 Q स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो 9/16 एफ आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में भाई? If 25% of charge A is transferred to charge B, then क्लैरिटी है या नहीं, 9/16 F। कोई भी डाउट इसमें? पक्का क्लैरिटी है? अगला देखते हैं। अब देखो सीबीएसई 2020 में सवाल आया हुआ है, दो लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। अब देखो मैं वापस कह रहा हूँ, फिजिक्स में हर चीज का मतलब है। कंडक्टिंग स्फीयर एक तरीके से वो कंडक्टर को बता रहा है। किसको बता रहा है? अभी ये प्रॉपर्टीज में आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको प्रॉपरली कंडक्टर्स के बारे में बताऊंगा और उसके रिगार्डिंग बताऊंगा। अभी मोटा मोटा ऐसा मान लो कि कंडक्टर वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर कंडक्टर लिखा हुआ है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बस इसलिए बता रहा है। लेकिन अभी तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए सवाल यहाँ रखा गया अभी है। तो टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग चार्ज Q1 and Q2 आर केप्ट विद देयर सेंटर्स आर डिस्टेंस अपार्ट। The magnitude of electrostatic force between them is not exactly 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। वो कह रहा है exactly जो उसकी मैग्नीट्यूड होता है वो Q1 Q2 upon R square इतना नहीं होता। अभी हमने क्या किया, दो स्फीयर लिए, पॉइंट चार्ज नहीं लिए, क्या लिए है, स्फीयर। तो हमने कहा जब हमने स्फीयर लिए तो वो exactly इतने नहीं होते, तो वो क्यों? These are not point charges. Charge distribution on the sphere is not uniform. Charge on the sphere will shift towards the center of their respective spheres. Charge will shift towards the portion of the sphere which are closer and facing each other. क्या होना चाहिए इसका आंसर? सोचो जरा। क्योंकि एक्चुअली में वो क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं। वो एक्ट ऐसे करते हैं कि सेंटर पे, मतलब जैसे हम बाहर की बात देख करते हैं तो एक्ट ऐसे करते हैं कि सेंटर पे होते हैं, लेकिन जनरली वो कहाँ पे होते हैं, हर सरफेस पे हमेशा कंडक्टिंग, इसीलिए कंडक्टिंग दिया गया स्पेसिफिकली। क्लियर है? तो आंसर इसका ए है, लेकिन अभी थोड़ा सा और चीजें पढ़ोगे तो उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? तो मोस्ट प्रोबेबली शायद इस क्वेश्चन को बाद में रखना चाहिए था। और देखते हैं एग्जैक्टली ऊपर वाले तर्ज के ऊपर, देखो क्वेश्चन क्या है। टू charges Q1 and Q2 are placed at the center of two spherical conducting shells of radius R1 and R2। तो एक का रेडियस क्या है, दूसरे का रेडियस क्या है, R2। The shells are arranged such that their centers are d सेंटीमीटर apart। जो उनके सेंटर्स हैं वो कितनी दूरी पर है, d। क्लियर है? द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितना होना चाहिए भाई, मेरे पास तो सीबीएसई 2023 मतलब लास्ट ईयर। मैंने शुरुआत से फॉर्मूले में बताया कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। ऑप्शन डी, ए। यही होता है सेंटर के, क्या है दोनों में। तो जब मैंने कहा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर, तो वो क्या होता है यार, दो चार्जेस के बीच की, सेंटर के बीच की दूरी। इसमें दोनों चार्जेस Q1 Q2 स्फीयर के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जब बाहर जाते हैं तो एक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि सेंटर पे हो। ये बात समझ में? पक्का? ये लॉजिक है। क्लियर है नहीं? पक्का? ओके।
क्लैरिटी है? तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखें क्या बोला है। देखो, थ्री चार्जेस माइनस क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, ऐसे रखे हुए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट, इस क्यू नॉट पे बताना है हमें। एक क्या है क्यू प्लस माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू होगा। तो Q माइनस क्यू एंड क्यू नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तो क्यू नॉट तो सेंटर पे रखा है, इधर माइनस क्यू रखा है, तो इधर ही प्लस क्यू रखा होगा भाई। और देख लो सीबीएसई कब आया है, 2022। ठीक है, क्या कह रहा है वो, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन क्यू। अब बेसिक बेसिक सवाल है, सोच के देखो, प्लस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल? अट्रैक्ट, तो ऊपर की तरफ। हाँ भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू को क्या करेगा, अपोजिट चार्ज है ना, अट्रैक्ट करेगा। तो ऊपर वाला नीचे वाले चार्ज को, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी ना बेटा। हमें किस पे निकालना है, क्यू नॉट पे, नहीं यही बात समझ में। अच्छा, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, इधर, नहीं यही बात समझ में, पक्का। अच्छा, दोनों फोर्सेस इक्वल है या अलग अलग है? इक्वल है, क्योंकि क्यू नॉट तो दोनों में कॉमन है, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर एक को एफ मान लो तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा, एफ। क्लैरिटी है? तो नेट कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। वापस से, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90, कॉस 90 क्या, जीरो। शाबाश, तुम लोग बाद में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जीरो, तो कितना आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स आवर आंसर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ स्क्वायर, कितना आ जाएगा, रूट टू एफ। एफ कितना है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इसमें आंसर क्या आएगा, जे वाला। सीधे सीधे आंसर है, लेकिन समझ में आने चाहिए, नहीं ये बात समझ में, पक्का। सारे एनसीईआरटी के देख रहा हूँ भैया, जो सीबीएसई में आए हुए हैं, यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम 2022 अगेन, ये एक पेपर में आया होगा, एक दूसरे पेपर में आया होगा। देख लो क्या कह रहा है, फोर ऑब्जेक्ट डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ले लिए चार, विद ईच प्लस क्यू आर हेल्ड फिक्स्ड एट द फोर एंड्स ऑफ द स्क्वायर और साइड डी। ये पूरी साइड क्या है, डी है, और स्क्वायर दे दिया हमें, मतलब ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, मतलब इन दोनों के बीच में डी बाई टू डिस्टेंस हो जाएगा, अपने आप पता लग गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट एक्स एंड जेड आर ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये भी उसने अलग से बता दिया। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन एक्स इज एफ। सो डब्ल्यू ने जो फोर्स एक्सर्ट करी वो एफ करी, क्या ये बात समझ में आई है या नहीं? अच्छा, सारे चार्जेस सेम है, देखो सब चार्ज सेम है क्यू। तो अगर मैं डब्ल्यू का देखूं तो फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, के, चार्ज सेम तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस d/2 का होल स्क्वायर, तो एक तरीके से 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? हाँ भाई, पक्का, कोई डाउट तेरे को भाई, कुछ समझ नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया इसमें बताओ। के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में बाई टू, डी तो टोटल है ना बेटा, डी ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई, तो d/2 का होल, तो 4। कोई डाउट भैया, फोन नहीं है अलाउड। ओके, ध्यान से सुनना। अब उसने क्या कहा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन जेड। बात समझ में आई है? अगर इसको तुमने एफ कहा, इस पूरे फोर्स को क्या बोला हमने, एफ। अब ये जो डब्ल्यू है, क्या वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है भाई, हाँ के ना। अब वो कितना होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी खुद ट्राई करो, ट्राई करो।